तो कल अपन बैलेंस शीट पढ़े थे। बैलेंस शीट का क्या नाम था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या नाम था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और कल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन पढ़ लिए, ठीक है। याद हो गया सबको? घर में जाके एक बार और लिखे, बिना देखे लिखे। हाँ, अच्छा, ठीक, याद हो गया ना? बताओगे पूरा? हाँ हाँ, चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। लाइबिलिटी साइड में कितने मेजर हेड है? हाँ, पहला क्या है? शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा सांपा, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कितने पॉइंट्स है, कितने माइनर हेड है? 3 है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स। सांपा के अंदर कुछ माइनर हेड नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर उसके अंदर क्या क्या है, कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स है ना? कितने? पहला क्या है? क्या कर रहे हो तो भाई, क्यों याद नहीं है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी साइड में कितने पॉइंट्स है? 4 है। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेएबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक। एसेट साइड में कितने मेजर हेड है? 2 मेजर हेड है। पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट, ठीक। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ठीक है। और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसको अभी रुकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बाद? नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स। और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर 4 क्या क्या थे? पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप, ठीक। फिर उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स, ठीक है। 6 है। नॉन करंट में 5 है, इसमें 6 है, ठीक है। एक क्या है इसमें, पहला पीपी जो है इसमें है क्या? नहीं है। दूसरा से चालू होता है। दूसरा क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर 3 चीजें आते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद फिर अदर या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक। चलिए अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो मेजर हेड्स और माइनर हेड्स है, इसके अंदर भी, माइनर हेड्स के अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि कहाँ पे आएगा अपने को जानना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछता हूं कि क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? क्रेडिटर्स मेजर हेड कौन से मेजर हेड में आएगा? नॉन करंट में आएगा कि करंट में आएगा? करंट लाइबिलिटी में आएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 है, उसके अंदर किस में आएगा? करंट लाइबिलिटी के अंदर भी 4 है ना, किस में आएगा? तो करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, 4 पॉइंट्स है ना उसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। किस में आएगा? ट्रेड पेबल्स में आएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने को आएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जैसे एग्जांपल में, जैसे देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड किधर आएगा? कैश इन हैंड का मेजर हेड क्या रहेगा?
कैश इन हैंड का मेजर हेड करंट एसेट और माइनर हेड क्या रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आ रहा है? ये अभी छोड़ दो, ये भी अभी अभी पढ़ेंगे, समझ में आएगा ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको क्या पूछेगा, मेजर एंड माइनर हेड्स आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। आपको ये दिया रहेगा, आपको मेजर और माइनर हेड्स आइडेंटिफाई करना रहेगा। यही आपके क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से। पूरा बैलेंस शीट बनाने नहीं बोलेगा, ठीक है, ना ही पूरा प्रॉफिट लॉस बनाना है। पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ क्या बनाना है, ऐसे जो है पॉइंट्स आपको पूछेगा वही आपको बताने। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये अपने को करना है। इसके लिए अपने को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है, सब डिटेल में अभी अपने को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तैयार है अपन? बिल्कुल तैयार है कि नहीं है? तैयार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है अपने बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्लीज, शेयर कैपिटल क्या होता है बताइए? कैपिटल क्या होता है? हाँ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, दैट इज कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब, अब कंपनी है तो ओनर्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ओनर्स होंगे, सबका अपना अपना हिस्सा रहेगा कैपिटल का, तो दैट इज शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? शेयर कैपिटल क्लियर है बात? थोड़ा सा अपने को इस टॉपिक को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ना अपने को 11th क्लास में जाना पड़ेगा एक बार। 11th क्लास का बीएसटी, बीएसटी का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर था। याद है क्या किसी को? कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर छोड़े थे शायद कुछ स्कूल में, तो ओमिट था वो, है ना। खैर, अभी अपन समझते हैं और फिर डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी जब बनाते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स को अपने को जमा करना रहता है। कहाँ जमा करना रहता है? आइडिया है किसी को? याद है? ध्यान में है? नहीं ध्यान? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट में किसको, गवर्नमेंट में अपने को जमा करना पड़ता है आरओसी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। इस एंटिटी को अपने को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है, और इसके ऊपर होता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हर स्टेट का अपना अपना एक आरओसी होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो छत्तीसगढ़ के आरओसी को आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में क्या होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस एप्लीकेशन में क्या होता है, जो लोग इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं वो लोग का नाम, वो लोग का डिटेल, ठीक, कितना पैसा उनको चाहिए कंपनी चलाने के लिए, वो भी इस आरओसी को बताना पड़ता है, ठीक है। कंपनी चलाने के लिए कितना पैसा हमको चाहिए और हम शेयर होल्डर से कितना पैसा रेस करेंगे, वो पैसा भी हमको आरओसी को बताना पड़ता है। इनफैक्ट पूछना पड़ता है कि इतना पैसा हम क्या शेयर होल्डर से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो बनाता है चेयर्स, ठीक है, तो उसको लग सकता है 1 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कोई कंपनी है जो बनाता है लैपटॉप्स, उसको शायद 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, हाँ कि ना। हर कंपनी के अपने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, हाँ या ना, हो सकते हैं। तो हर कंपनी को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैपिटल कितना होगा वो बताना पड़ता है, या पूछना पड़ता है कि इतना पैसा हम शेयर होल्डर से पैसा उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं या नहीं। समझ में आ रहा है? और इसका परमिशन देता है आरओसी, इसका परमिशन जो है वो आरओसी देता है। जैसे मैं कंपनी बनाया, मान के चलो मैं आरओसी को बोला 1 लाख रुपए उठाऊंगा मैं, शेयर होल्डर से कितना रुपया उठाऊंगा, 1 लाख रुपया। तो आरओसी बोलेगा ठीक है 1 लाख रुपए आप उठा लो। 1 लाख से ज्यादा उठाना है तो उठा सकता हूँ क्या मैं? 1 लाख से ज्यादा मैं शेयर किससे पैसा ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, परमिशन नहीं है अभी, लेकिन परमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। बाद में चल के आपको रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो और पैसे आप रिक्वायरमेंट का परमिशन आप ले सकते। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसे कर रहे हैं भाई? क्यों परमिशन की बात हो रही बताओ?
क्यों परमिशन की बात हो रही है? क्यों? परमिशन नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी बना के लोगों से पैसे लेके भाग जाएगा। हाँ या ना? हर कंपनी के पास परमिशन है। जैसे कोई एक फर्जी पर्सन है, वो कुछ बना दिया कंपनी बोल के और लोगों से पैसे लेके भाग जाएगा। भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। तो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए परमिशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भैया आरओसी आपको इतने का ही परमिशन दिया है, इतना ही पैसा जो है आप रेज कर सकते हो। समझ आ रहा है? आप लोग सब, आपके घर वाले जान रहे होंगे वो वाला केस क्या है आपका, सहारा। सहारा केस जान रहे हो आप लोग? क्या हुआ था बताओ इसमें? पैसे लिए थे, सब घर वाले जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, है ना? सहारा के लिए पैसा जमा कर, सहारा के लिए नहीं, बेसिकली वो लोग क्या बोले थे जब पैसे वो लोग लेने आए थे, तो क्या बोले थे कि हम आपको बहुत रिटर्न्स जो है प्रोवाइड करें। एलआईसी टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो बहुत छोटे रकम डेली बेसिस में छोटे छोटे लोग जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा जमा करते गए, क्या सोच के कि बाद में चल के रिटर्न आएगा। और वो क्या हुआ, वो पूरा पैसे को खा गया और मर भी गया। इसका जो मेन जो ओनर था सुब्रतो रॉय, सुब्रतो रॉय, वो क्या हो गया, मर भी गया। ठीक। तो ये जो पैसे लिया है ये गलत तरीके से लिया है, इसीलिए लोगों का पैसा वापस अभी भी नहीं आया। लोगों को पता ही नहीं था कि इसके पास इतना अधिकार है ही नहीं ये पैसा उठाने का। ये पूरा केस ऐसा है, फ्रॉड इसने ऐसा किया कि आरओसी से परमिशन ही नहीं लिया कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, और लोगों से पैसे लेते गया। और लोग भी जो है उसके ब्रांड नेम पे आके ब्लफ होके उसको पैसा जमा करते चले गए। समझ में आ रहा है? आरओसी से परमिशन लेता तो क्या होता, वो पैसे को कैपिटल में वो शो करता। अभी तो पैसे को कैपिटल के रूप में शो ही नहीं किया। अगर आरओसी से परमिशन ले रहे हो मतलब कैपिटल बना रहे हो, कैपिटल तो कंपनी का कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप यहाँ कैपिटल नहीं बनाए, आप यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे पैसा ले लिए, जिसका भी परमिशन आपको चाहिए होता है वो आपने नहीं लिया, और कंपनी जो है पैसा लेके भाग गया। और लोग भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, सरकार भी कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार क्या करेगा, उसके एसेट्स को बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा उसको देगा। ठीक है, लेकिन ये लंबा कहानी चलता जा रहा है, लोगों का पैसा लगभग समझो क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, इसीलिए ये परमिशन का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? तो आरओसी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जब भी कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि इतना पैसा मैं रेस करना चाहता हूं। समझ में आ रहा है सभी को? और उस अमाउंट को बोलेंगे अपन ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथोरिटी है, आरओसी जो है हमको ऑथराइज कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि हाँ आप इतने पैसे जो है उठा सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? हमारे एग्जाम्पल में आते हैं, हमारा एग्जाम्पल में कितना था ऑथराइज कैपिटल, मान के चलो 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख रुपया। हमारा कंपनी 1 लाख रुपए से चल जाएगा। ठीक। अब 1 लाख रुपया एक बार में ही उठा ले क्या? जरूरी नहीं है, थोड़ा पैसा अभी उठाते हैं। किससे उठाएंगे? बैंक? नहीं, ओनर से। जो कंपनी के ओनर से उनको हम पैसे मांगेंगे। ठीक है, कंपनी अलग है और ओनर अलग है। कंपनी से, कंपनी जो है ओनर से पैसे मांगेगा, भैया 10,000 रुपए दे दो अभी, 20,000 रुपए दे दो अभी काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम कैपिटल है जितना जो है कंपनी जो है शेयर होल्डर से मांग सकता है। उसके अंदर उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इश्यूड कैपिटल। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, शेयर कैपिटल का जो नोट होगा वो अपन यहाँ पे बना रहे हैं। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहला क्या आएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। कितना पैसा चाहिए मेरे को? 1 लाख रुपए चाहिए। कैसे चाहिए? 1 लाख का ब्रेकअप क्या है, 10,000 शेयर इंटू 10 रुपया। 10,000 शेयर मतलब 10,000 लोगों से मैं 10-10 रुपया ले सकता हूं। या फिर क्या होगा, दो लोगों से 5-5 हजार शेयर में पैसा ले लूंगा।
जैसे आप दोनों कंपनी के मालिक बन रहे हो, तो आप 5,000 इंटू 10, आप 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए दे दोगे, कंपनी बन गया। ठीक है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। इशूड कैपिटल क्या होगा? अभी पैसे की उतने की जरूरत नहीं है, 1 लाख की जरूरत नहीं है, कंपनी इशू कर रहा है कितना? सिर्फ 2,000 शेयर्स। कितना रुपया? 20,000 रुपया। शेयर होल्डर से कितना पैसा ले रहा है? 20,000 रुपया। ठीक है, इशूड कैपिटल मतलब कंपनी जो है आके मार्केट में या लोगों को आके मांगता है, जब पैसा एडवर्टाइज करता है कि इतना पैसा मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। और फिर जब लोग आके पैसा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लोग मान के चलो कितने आए? 1,800 शेयर ही आए। जरूरी है क्या 2,000 कंपनी बोल रहा है तो 2,000 लोग आ जाए? ऐसे तो नहीं है, है ना? कम भी आ सकते, ज्यादा भी आ सकते। ज्यादा भी आ सकते कि नहीं आ सकते? ज्यादा लोग भी आ सकते। ज्यादा लोग आएंगे तो क्या करेंगे? इशू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने अभी इशू कितना ही किया, 2,000 किया, तो उतने ही लोग को हम अकोमोडेट करेंगे। उससे बाकी लोग को भगा देंगे, अगले बार आना भाई। अभी हमारा क्लासरूम है, यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं? 20-25 लोग बैठ सकते हैं। उससे कम आ रहे कि ज्यादा आ रहे? एक बैच में तो कम ही है, उससे कम है, बैठ रहे बढ़िया आराम से। ज्यादा आ जाएंगे तो, ज्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे? एक के ऊपर एक बैठा देंगे, बैठ जाओ भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। हैं? ऐसा करेंगे क्या? थर्ड बैच हो जाएगा, नहीं तो बोलेंगे भैया नहीं पढ़ा सकते, आप जा सकते हो। वैसे ही कंपनी जो है वो क्या बोलेगा? शेयर होल्डर को बोलेगा भैया अभी हम आपसे इतना ही पैसा ले सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा हम आपसे नहीं ले सकते। या जो नए शेयर होल्डर उनको भगा देंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी हम इतना ही पैसा ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो ये मुझे बताओ, आप तीनों, ये तीनों अमाउंट में कौन सा पैसा कंपनी के पास एक्चुअल में आ रहा है? ये तीनों में से कौन सा पैसा कंपनी के पास एक्चुअल में आ रहा है? 18,000 रुपया एक्चुअल में आ रहा है। ये तो क्या है? नोशनल अमाउंट है। ये भी क्या है? नोशनल अमाउंट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पैसा है ये एक्चुअल में आ रहा है। तो मुझे बताओ, आप लोग बताओ, ये तीनों में कौन सा पैसा बैलेंस शीट में डालूं? जितना पैसा मिल रहा है वही हम बैलेंस शीट में डालेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अब मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि भाई सब्सक्राइब्ड में 1,800 शेयर, हम सॉरी, हम कितना इशू किए? 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स, लोग आए कितना? 1,800 शेयर्स के लिए। अब 1,800 शेयर्स में 10 रुपए का टोटल शेयर है। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। मैं अभी उनको बोल रहा हूं अभी हमको सिर्फ कितना रुपए चाहिए? 4 रुपये। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। और वो 4 रुपया दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है? 4 रुपये मांगे, बाकी 6 रुपया बाद में मांगेंगे जरूरत पड़ेगा तो। एक बार में पैसा लेने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके पैसे, अपन अपने ही शेयर होल्डर है ना, कोई बाहर का व्यक्ति तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे मांग रहे हैं। तो अभी कितना मांगे? 4 रुपये, बाकी 6 रुपये बाद में मांगे। तो बाकी को क्या बोलेंगे? इसको कॉल्ड अप बोल रहे तो उसको क्या बोलेंगे? 4 रुपया मंगा रहा हूं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। जो 6 रुपया नहीं मंगा रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? और अनकॉल्ड कैपिटल को ही बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक क्वेश्चन होता है, एक डिफरेंस आएगा आपको वाइवा में पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या आएगा आगे रिजर्व में पढ़ेंगे, और रिजर्व कैपिटल क्या है? जो अनकॉल्ड पैसा है उसको क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। समझ में आ रहा है बात सभी को? और उसमें से 10 रुपया, ये 4 रुपया दे दिया तो पेड अप कैपिटल। अब मान के चलो 4 रुपया मंगवाए, वो दिया 2 ही रुपया, हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसे हो सकता है। बाकी 2 रुपया नहीं दिया, उसको क्या बोलेंगे? जो दे दिया उसको पेड अप बोल रहे, जो नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे? अनपेड कैपिटल। और फोन लगा रहे हैं उसको, शेयर होल्डर को फोन लगा रहे हैं रोज रोज, भाई पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा 2-3 महीना हो गया, पैसा ही नहीं दे रहा है। पैसा देगा लग रहा है क्या अब पैसा नहीं देगा लग रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉल इन अरियर्स। डूब गया पैसा भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या बोलेंगे?
कॉल इन अरियर्स। हमने 4 रुपए मंगाया, वो 2 रुपए दिया, बाकी 2 रुपया नहीं दे रहा है, तो जो पैसा नहीं दे रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर्स। 2-3 महीना देखेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको, उसके बाद उसका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर से काट देंगे, चलो भाई तुम निकलो। लेकिन उसका 2 रुपया हमारे पास है, उसको तो भगा दिया, उसका नाम काट दिया, लेकिन उसका 2 रुपया हमारे पास है कि नहीं है, उसका क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, दान दे देंगे मंदिर में। क्या करेंगे, 2 रुपये को रख लेंगे, रख लेंगे, कहाँ रख लेंगे उसको, अपन रख लेंगे फोर फीचर अकाउंट। कहाँ रख लेंगे, फोर फीचर अकाउंट। इंटरेस्ट देंगे, एक तो हमारा पैसा नहीं दे रहा है, हैं? उसको तुम इंटरेस्ट दोगे, उसको बोल रहे भाई कॉल करके बाकी 2 रुपया भी दे दे यार, दे दे यार, वो नहीं दे रहा है, हमको ब्याज लेना है उससे। समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, हाँ। कैपिटल समझ में आ रहा है, पहला क्या है, पहला क्या है, ऑथराइज कैपिटल, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या है, इश्यूड कैपिटल, मतलब इस ऑथराइज में से जितना भी पैसा कंपनी को चाहिए उतना पैसा जो इश्यू कर रहा है अभी। तीसरा क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाए ना, जैसे अपन नेटफ्लिक्स अमेजोन ये सब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो लोग आके पैसा देते, दैट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर क्या है, कॉल्ड अप, सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जितना भी अब लोग सब्सक्राइब किए उसमें से हम थोड़ा ही पैसा मंगवा रहे, बाकी पैसा बाद में मंगो, उसको कॉल्ड अप। जो पैसा नहीं मंगवा रहे उसको अनकॉल्ड, या उसको दूसरा नाम क्या है अनकॉल्ड का, रिजर्व कैपिटल। फिर क्या है, जो पैसा दे दिया उसको पेड अप, जो पैसा नहीं दिया अनपेड, बहुत समय तक नहीं दिया तो कॉल इन एरियर्स। और कितना भी बार उसको फॉलो अप करने के बाद भी पैसा नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, उसका नाम काट देंगे, और उसके बाद जो पैसा पड़ा था, उसका जो पैसा हमारे पास पड़ा था उसको क्या कर लेंगे अपन, जब्त कर लेंगे, फोरफीट में डाल देंगे। फोरफीट का मतलब होता है जब्त करना। बात समझ में आ रहा है सभी को, इतना चीज अपने को शेयर कैपिटल में पढ़ना है, ठीक है। शेयर कैपिटल जब अपन बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स अपने को लिखने होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, सिर्फ आपका सब्सक्राइब कैपिटल वाला, सब्सक्राइब में भी आपका जो पेड अप रहेगा वो पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, तो ये अभी डिटेल में, ये अभी मतलब समझो ये एरिया हो गया, ये अपन बुक 2 में फिर ये दोबारा आएगा, ये वाला चीज अपन इसको दोबारा पढ़ेंगे बुक 2 में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑथराइज्ड कैपिटल का ना दो और नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं, और एक नाम है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। हम रजिस्ट्रेशन कराते समय जो पैसे की बात कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। और दूसरा नाम है, तीसरा नाम है, वो क्या है, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के 3 नाम है, पहला क्या है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा क्या है रजिस्टर्ड कैपिटल, और तीसरा नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। और ये जो 10 रुपए आप देख रहे हो इसका भी नाम है, 10 रुपए क्या नाम है, फेस वैल्यू। और एक नाम है इसका क्या है, नॉमिनल वैल्यू, और एक भी नाम है इसका क्या है, पार वैल्यू, ठीक है। हर कंपनी जो है अपना जो शेयर है वो 10 रुपया में ही बेच सकता है, 10 रुपया में ही शेयर इशू कर सकता है, ये नियम है, एमसीए का नियम है, 10 या 10 से कम, ठीक है, उतने रुपए में भी आप शेयर्स इशू कर सकते, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू, क्या सबको समझ में आया यहाँ तक बात, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जितना टोटल पैसा कंपनी को जरूरत है उसको क्या बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल। अभी फिलहाल कंपनी जितना भी जरूरत है वो इशू कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। लोग पैसा दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी सब्सक्राइब में भी कंपनी क्या कर रहा है, आधा पैसा मंगा रहा है, आधा पैसा नहीं मंगवा रहा है, जो पैसा मंगवा रहा है उसको क्या बोलेंगे, और जो लोग पैसा उतना पैसा दे दिए उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। नहीं दिया तो क्या बोलेंगे, अनपेड कैपिटल। बहुत कॉल फॉलो अप करने के बाद भी पैसा नहीं दिया तो कॉल मतलब पैसा डूब गया, और ऐसे डूब जाने के बाद उसका नाम काट देंगे तो उस पैसे को क्या बोलेंगे अपन, फोर फीचर अकाउंट। समझ आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, मैं 4 रुपया मंगवा रहा हूं, अभी मैं क्या बोला, 4 रुपया दो मेरे को, शेयर होल्डर बोल रहा है अरे यार मैं बाद में नहीं रहूंगा, मैं दुबई चले जाऊंगा भाई हबीबी करने, ठीक है। तो मैं अभी तुमको 10 रुपया, अभी भी अभी तुमको मैं, या अभी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी मैं तुमको 10 रुपए देता हूँ, ठीक है।
तो 4 रुपया जो है हम उससे मंगाए, लेकिन वो कितना दे दिया, 10 दे दिया। एक्स्ट्रा कितना दे दिया, 6 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। इसका क्या करें, इसको कहाँ पे लिखे, रिजर्व। दूसरे का कम कर देंगे, प्रीपेड। मुझे बताओ, ये 6 रुपए पे आपका अधिकार है क्या, है? अरे अभी तो चाहिए ही नहीं, कंपनी को जबरदस्ती दे के चला गया है। ये 6 रुपए पे हमारा अधिकार है क्या, नहीं है। कभी भी वो मांग भी सकता है, क्योंकि हमने तो उससे मंगवाया नहीं था, तो कभी मांग सकता है। तो ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं अपन, हमारे लिए क्या बनता है, ये लाइबिलिटी बनता है। तो क्या इस 6 रुपए को मैं शेयर कैपिटल में शो कर सकता हूँ क्या, शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो कहाँ पे आएगा, नॉन करंट की करंट, करंट लाइबिलिटी में कहा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, हाँ, और क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कहाँ आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो अदर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, इस अमाउंट को बोलेंगे कॉल इन एडवांस। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ? तो ये सारा चीज जो है शेयर कैपिटल के अंदर अपने को पढ़ना है, जानना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो शेयर कैपिटल जो अमाउंट है, नोट है यहाँ पे, ये जो नोट है, इस नोट 1 में कितना अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे अपन, बताओ कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 18,000 वाला अमाउंट लिखेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है या पेड अप कैपिटल, वो आएगा यहाँ। समझ में आ रहा है? और जो कॉल इन एडवांस था वो किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, अदर अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर में, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा नोट बना के। समझ में आ रहा है, हाँ, इस तरीके से होगा। तो ये अपने को देखो, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट हो, वो ऐसे ही फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। और लेकिन अपने को क्या है, अपन क्योंकि बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं, तो अपने को पूरा डिटेल में क्या क्या चीज होता है सब कुछ जानना जरूरी है, इसीलिए अपन सीख रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा मत डरो कि पूरा बैलेंस शीट आ जाएगा, ये भी बनाने आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये आ सकता है जरूर कि शेयर कैपिटल का नोट बना दो, आपको केस दे देगा और बोलेगा शेयर कैपिटल का नोट बनाओ, ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आएगा ही आएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। आपको केस दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा ऑथराइज कैपिटल निकालो, इशूड कैपिटल निकालो, सब्सक्राइब कैपिटल निकालो, पेड अप कैपिटल निकालो, और कॉल इन ईयर्स निकालो, पूरा निकाल के आपको कैलकुलेट करना रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कहाँ पे आएगा, बुक 2 में आएगा, बुक 3 में अभी नहीं आएगा, बुक 2 में आएगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे वहां पे जाके। समझ में आ रहा है, कैपिटल का पूरा बात समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये नाम अच्छे से याद रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, 10 रुपए को क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल या फिर पार वैल्यू। इसका दो और नाम था, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक, हाँ। और एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़े अपन, जो पैसा हम नहीं मंगवाते उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड का दूसरा नाम रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अभी रिजर्व में रखे हैं, अभी पैसा जरूरत पड़ेगा तो मंगवा लेंगे, दैट इज रिजर्व कैपिटल, ठीक। तो एक नोट हो गया हमारा, ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत सारे यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है, घबराने वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन वाइवा में आपको इंडिविजुअल चीज के बारे में पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू में भी आपको इंडिविजुअल चीज क्या क्या होता है वो पूछा जा सकता है। तो इसीलिए अपने को पढ़ना जरूरी, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ? तो क्या क्या रिजर्व है भाई, पहला रिजर्व क्या बता रहा है आपके बुक में, पहला रिजर्व कैपिटल रिजर्व, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, अदर्स, और फिर सरप्लस। पिछले साल आप लोग जनरल रिजर्व पढ़े थे,
कहीं दिख रहा है जनरल रिजर्व? कंपनी में जनरल रिजर्व नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। और अभी पार्टनरशिप में भी जनरल रिजर्व आएगा, लेकिन वो भी अपन कंपनीज में जनरल रिजर्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये होता है, एक एक रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं सर। हाँ, ये जो बैलेंस शीट है मेरे भाई, ये जो बैलेंस शीट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर वो सब आएगा। नहीं, शेयर वारंट में नहीं है, अरे ज्यादा में नहीं है, सिर्फ ये दो में ही है, टेबल वेबल ये सब नोट वोट, इसी का तो है भाई वो, ठीक है। देखो मैं वही समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ कि आपको क्या हुआ। तो अरे तो मैं आपको क्या बोला, आपको ये बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे, आइडेंटिफाइंग द मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ द फॉलोइंग। कैश इन हैंड, उसका मेजर हेड क्या होगा, करंट एसेट। माइनर हेड क्या होगा, कैश एंड कैश इन। कॉल इन एडवांस, मेजर हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी। माइनर हेड क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, माइनर हेड शेयर कैपिटल। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर ये क्या है ये तो जानना जरूरी है ना भाई, ये नहीं जानोगे तो कैसे मेजर हेड माइनर हेड बताओगे। समझ आ रहा है? देखो जो स्कूल में पढ़ाए हुआ है वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्कूल में तो शायद आपको ये करवाए नहीं होंगे, हो गया बैलेंस शीट बना दिए खत्म कहानी, है ना। ऐसा नहीं है, अपन को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, 3 चैप्टर खत्म हो गया, हाँ मेरे को पता है। रेशियो चालू हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी आप लोग का स्कूल्स तो नहीं है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ तो नहीं है ना? ठीक है। तो वही है, प्लान कर रहे हैं मॉर्निंग में क्लास का, फर्स्ट बैच वाले को भी बोल दिया हूँ। मॉर्निंग में आप लोग कंफर्टेबल हो ना सभी लोग? स्कूल है ऑनलाइन, तो बस बैठना रहता है, चालू करके रख देना। निधि का भी वैसे ही बोली हो, निधि का भी वैसे ही बोली, चालू करके छोड़ सकते हैं करके। हाँ और क्या, हम लोग भी आ जाएंगे आपके क्लास में, हेलो मैडम बोल के। ठीक है, तो ऐसा प्लान है, देख रहे हैं अगर है ना। ठीक है देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, घबराओ मत, ये वाले चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, डिटेल में पढ़ जरूर रहे हैं क्योंकि वो एक एक पॉइंट्स हमको जानना है किसके अंदर आएगा करके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएगा, चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो, तो रिजर्व समझते हैं, एक एक रिजर्व समझते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, देखिए एग्जांपल समझाते हैं अपन। जैसे ये बोर्ड है, मान के चलो, इधर ध्यान दो सब लोग, ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारी कंपनी का एसेट है या नहीं है, हमारी कंपनी का एसेट है। ये बोर्ड मान के चलो हमने कितने का लिया, 2 लाख में लिया, ठीक है। आज इसका वैल्यू मान के चलो 3-4 साल यूज करने के बाद आज का वैल्यू कितना का हो गया, 1 लाख। अब मैं इसको बेचना चाहूंगा, कितने में बिकेगा, 1 लाख से कम में बिकेगा, या 1 लाख में बिकेगा, या 1,10,000 जो भी है उसमें बिकेगा। अगर मैं इसको 2.5 लाख में बेच देता हूँ, है ना, अगर मैं इसको 2.5 लाख में बेच देता हूँ किसी को टोपी पहना के, है ना, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कितने का फायदा हो गया, 1.5 लाख का फायदा, 1 लाख का चीज 2.5 लाख में बेच दी, बुक वैल्यू से कंपेयर कर। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट ही कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा बेच दिया आप, 2 लाख का चीज 2.5 लाख में बेच दी, समझ रहे हो। तो ये जो 50,000 है इसको अपन बोलेंगे, प्लीज ध्यान दो, ये जो 50,000 इसको अपन बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट जो है, जैसे आप लोग पढ़े हो, जो भी प्रॉफिट होता है उसको पीएनएल में क्रेडिट में डाल देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉफिट है इसको पीएनएल के क्रेडिट में नहीं डालेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, पीएनएल अकाउंट में नहीं डालोगे। कहाँ पे डालोगे, कैपिटल रिजर्व में डालोगे। ये जो 50,000 है, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और ये है कैपिटल रिजर्व में, ये पैसे को आप यहाँ पे डालोगे। फिर ये दो रिजर्व जो है ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे।
अपन पढ़ेंगे इसको, बुक 2 जब पढ़ेंगे तब यहाँ पे, तब वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको होल्ड कर रहे हैं। फिर आते क्या, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व मतलब क्या, कि ये मेरा एसेट है, मान के चलो इसका वैल्यू कितना है अभी आज की डेट में 1 लाख, लेकिन मैं देख रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, मार्केट में स्टडी कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,10,000। तो 10,000 से मैं अपना एसेट को क्या कर दूंगा, बुक वैल्यू में, बुक्स में बढ़ा दूं। मुझे बताओ, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो एसेट क्या होगा, जर्नल एंट्री में डेबिट की क्रेडिट, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो एसेट डेबिट होगा। लेकिन क्या मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूं क्या, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट में कैश को नहीं, पेमेंट नहीं कर रहा हूं ना, तो क्रेडिट किसको करूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, ये आपका आ जाएगा इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपका जो एसेट है वो 1 लाख का है, लेकिन आप रीअसेसमेंट कर रहे हो कि एक्चुअल में चलो देखते हैं मार्केट में इसका क्या रेट है, सब कुछ देख के आपको पता चला इसका वैल्यू तो 1,10,000 निकल के आ रहा है, तो आप अपने एसेट को 10,000 से बढ़ा दे रहे हो। तो 10,000 से जब बढ़ाओगे तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, ये जर्नल एंट्री करोगे तो ये जो रिजर्व आएगा, रिजर्व के नाम पे जो यहाँ पे अमाउंट डालोगे, वो पैसा यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। डिटेल में हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, लेकिन ये सब चीजें, ये एंट्री वेंट्री, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। वाइवा वगैरह में या फिर आपको स्कूल में कोई पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके बारे में कोई जानता है क्या, कोई स्कूल में कोई जिक्र, हल्का सा भी जिक्र नहीं, ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात। चलो समझते हैं क्या है। स्टार्टअप कंपनी सुने हो, स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया, पिछले साल पढ़े हो आप लोग, 11th क्लास, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 8 या स्मॉल एंटरप्राइज और स्टार्टअप ऐसा करके कुछ था, है ना, 9 नहीं था, जो भी था, नाम छोड़ो, कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है, क्या कर रहे थे उस चैप्टर में, क्या पढ़े थे, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन लेके अचार डालेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा, लोन्स जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे सकता है, टैक्स जो है वो हमसे नहीं लेगा कुछ सालों तक, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी होगा तो टैक्स आपसे नहीं वसूल करेगा, ये सब कुछ जो है बेनिफिट जो है सरकार देता है। ठीक है, हाँ, ये सब बेनिफिट क्यों देता है सरकार, ताकि कंपनी ग्रो कर सके। क्यों, ग्रो करने से क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टअप मतलब जो भी कंपनी जो है अपने अपने इनोवेटिव आइडिया से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसको अपन स्टार्टअप कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, इनोवेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लैपटॉप खरीदते हो, लैपटॉप बेच रहे हो, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, नहीं, कुछ इनोवेटिव काम करो भाई, जूता चप्पल बेच रहे हो कंपनी बना के, नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टार्टअप नहीं हो, स्टार्टअप मतलब आप कुछ इनोवेटिव काम करोगे, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, उसको अपन बोलेंगे स्टार्टअप। स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन मिलता है, समझ में आ रहा है बात। मुझे बताओ, ऐसी कंपनी, शायद आप लोग भी भविष्य में ऐसे कोई कंपनी बनाओगे, स्टार्टअप अपना, बेसिक्स, बेसिक्स को स्टार्टअप बोल सकते हैं भाई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहली बात, कि पढ़ना ही नहीं था हम तो जबरदस्ती सॉल्यूशन बांट रहे हैं, हमको तो पढ़ना ही नहीं था सर। हाँ, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बनाने का प्रयास हमारा है। ठीक है, तो हम भी अपने आप को स्टार्टअप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनोवेटिव कुछ चीजें तो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, कुछ चीजें इनोवेटिव अपन कर सकते हैं। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बढ़िया इनोवेशन है या नहीं है, हमारे देश के लिए बढ़िया इनोवेशन है भाई, क्यों, पॉल्यूशन कम होगा। अच्छा, और कुछ बात, पेट्रोल जो है या क्रूड जो है हमको खरीदना पड़ता है,
हमारे देश को 80% ऑफ फ्यूल खरीदना पड़ता है और आप स्कूटी में घूम रहे हो। हाँ, ये फेयर है? ये फेयर नहीं है। इतना इतना पैसा लग रहा है, ऊपर से यहाँ गोलीबारी चल रहा है, कहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में है। मैं कार में आना बंद कर दिया हूँ भाई, ठीक है, माफ करो मेरे को। पैदल तो नहीं आ रहा हूँ, मैं भी स्कूटी में ही आ रहा हूँ। बट मैं भी सोच रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो ले लिया जाए, ठीक है। साइकिल भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर। साइकिल भी सोच रहा हूँ, लेकिन साइकिल में ठीक है ना, ठीक है, लेंगे जो भी है। तो बात समझो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगे कि नहीं लगेगा? लगा होगा, है ना, और उसमें बहुत पैसा भी लगा होगा। तो और ऐसा टाइप का इनोवेशन करने के लिए कोई भी झंडू बाम को उठा के इनोवेशन करवा लें कि एक्सपर्ट्स चाहिए, इंजीनियर एक्सपर्ट्स चाहिए, और वो लोग फ्री में आएंगे क्या? उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा भाई, अच्छा पैसा देना पड़ेगा। कंपनी के पास होगा क्या? नया नया कंपनी है, कंपनी के पास पैसा होगा क्या? कंपनी के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन वो बंदे को हायर करना है तो कैसे करे? तो उसके लिए कंपनी एक प्लान निकालता है, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब बोलेगा कि जो भी मेरे कंपनी में जॉब करेगा, नौकरी करेगा, है ना, उसको इस कंपनी का शेयर में दे दूंगा। कंपनी का मालिक बन के आप काम करो। आपको सैलरी तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कंपनी का मालिक बन जाओ। आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो आप मालिक बन गए, आप शेयर आपको मिल जाएगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शेयर ऑप्शन प्लान। और यही चीज है, उसका अकाउंट जो उसका बैलेंस जो है वो यहाँ पे अपन शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ हाँ, यस, ओनर बन गया, पार्टनर क्या, ओनर ही बन गया, ठीक है। थोड़ा शेयर देते हैं, ऐसा नहीं कि 50% दे देंगे, है ना, थोड़ा शेयर देंगे, है ना, ऐसे होता है। नहीं समझ में आया? गवर्नमेंट का बात नहीं है, देखो मैं तो आपको समझाने के लिए स्टार्टअप कंपनी ये सब चीज समझा रहा हूँ, लेकिन कोई भी कंपनी, नॉर्मल कंपनी, किसी भी कंपनी में, साधारण कंपनी में, जब आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो कि भैया आप मेरे कंपनी में काम करो, सैलरी के लिए लोग काम करना बंद कर देंगे। बोले यार सैलरी तो मेरे को मिल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सैलरी से ज्यादा कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ओनर बन जाओ। अपन बीएसटी में एक चैप्टर है आप लोग का, स्टाफिंग। बीएसटी में स्टाफिंग एक चैप्टर है। स्टाफिंग में वहां पे अपन ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वापस, स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। उसमें ये बताएगा कि एम्प्लॉयज लोग, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं उन लोगों को पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। वो लोग के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं। उनको क्या चाहिए? उनको इज्जत चाहिए या फिर ओनरशिप चाहिए, ठीक है। काम तो कर ही रहे ना। आपको पता होगा हमारे स्टेट में ही, हमारे छत्तीसगढ़ में एक आईएएस ऑफिसर है। कहाँ पे? ये मेरे ख्याल से ना दंतेवाड़ा के आसपास ऐसा कोई, या क्या नक्सल एरिया, बस्तर, वहां पे एक आईएएस ऑफिसर है। वो आईएएस ऑफिसर जो है सैलरी कितना लेता है पता है? 1 रुपया। सैलरी कितना लेता है? सिर्फ 1 रुपया। घुस भी नहीं लेता। तो राजा महाराजा परिवार से आता है ना, छत्तीसगढ़ से ही, और वो सैलरी सिर्फ 1 रुपये लेता है। उसको सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है। है लोग है भाई, है, ठीक है। तो वो 1 रुपया सैलरी लेते हैं। तो कहने का मतलब, आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो जहां पे आपको सैलरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक रेस्पेक्ट की जरूरत होती, या सोशल सर्विस प्रोवाइड करने की जो बात आती। तो वैसे टाइप के जगह में भी ये वाला जो है स्टॉक ऑप्शन जो है, ये काम आता है। नाम के लिए कि कुछ तो ले रहे सैलरी बोल, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा तो पूछूंगा, सर आप 1 रुपया भी क्यों ले रहे हो? वो भी छोड़ दो, ठीक है। आएगा मेरे ख्याल से, गूगल में दिखाएगा यार उनका नाम, देखते हैं एक मिनट। आईएएस ड्रॉस।
ये देखो अमित कटारिया। हाँ भाई, इसके जैसा बनना है आपको। शादी हो तो ये छत्तीसगढ़ का ही है यार मेरे ख्याल से। एक मिनट, ये देखो छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंटिल क्या बोलता है, प्रीवियसली सर्व्ड इन वेरियस पोजीशन इन छत्तीसगढ़ इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या हो गया? कटारिया, बस्तर। ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो न्यूज है, बेसिकली ये न्यूज क्या है कि जब ये मोदी अंकल से मिलने गया तो सन ग्लासेस पहन के गया। तो मोदी अंकल को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, यार मेरे सामने मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे सामने तुम चश्मा पहन के आओगे। तो इसका ट्रांसफर करवा दी, तो इसका ट्रांसफर करवा दिया यहाँ से। बोले भैया आप जाओ। देखो क्या लिखा है, wearing sunglasses, a decision that led to government issued notice for his attire which was considered improper। अब प्रधानमंत्री के सामने हीरो हीरी नहीं दिखा सकते, ठीक है। This incident occurred during a visit PM Modi to Bastar with Raman Singh as Chhattisgarh Chief Minister. Kataria was photographed with Prime Minister and image quickly spread across media, prompting discussion about protocol for official meetings। तो चश्मा पहन के गया था तो थोड़ा नोटिस वोटिस चला गया इसको, ऐसे जाओगे तो। अब वो महाराजा परिवार का आदमी भाई, उसको क्या लेना देना, प्रधानमंत्री है तो क्या है। ये देखो तुमको उसके वाइफ के बारे में भी जानना था, ये देखो अश्मिता हांडा है, कमर्शियल पायलट है ये, सैलरी इन लैक्स। ठीक है। 1 रुपया ले रहा है भाई, क्या जरूरत है भाई, इतना पैसा है अब। समझ में आ रहा है? बनना है कि नहीं बनना है ऐसे आईएएस ऑफिसर? नहीं बनना है? हाँ? क्या? क्या? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो वापस वापस टॉपिक में आते हैं। वापस टॉपिक में आते हैं, स्टाफिंग में पढ़ेंगे। फिर से इनका इनका नाम याद रखना, क्या है इनका नाम? अमित कटारिया। वाइफ का नाम अश्मिता हांडा, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हांडा हांडा। ठीक है। स्टाफिंग चैप्टर में पूछूंगा दोनों का नाम, ठीक है, बताओगे। चलो, ठीक है। शेयर ऑप्शन समझ में आ रहा है? जब एम्प्लॉय को हम सैलरी के बजाय कंपनी का शेयर दे देते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है उसको भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं, वही बात है। ठीक। फिर आते हैं अदर्स, अदर जो भी रिजर्व्स है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और लास्टली क्या है? सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। याद करो 11th क्लास में आप कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे, कैपिटल को प्रॉफिट में, सॉरी प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। यहाँ पे भी देखो बैलेंस शीट में कैपिटल और रिजर्व्स में क्या आ गया, प्रॉफिट, दोनों ऐड होके यहाँ पे आ रहा है बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो ये जो लास्ट पॉइंट है, सरप्लस इज नथिंग बट प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक। फिर आते हैं लास्ट हमारा जो है ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है मुझे बताओ, हमने क्या रूल पढ़ा कि कंपनी जो है कितने रुपए में शेयर इशू कर सकता है? 10 रुपए में शेयर इशू कर सकता है, 10 या 10 से कम में इशू कर सकता है। ठीक, यही पढ़े हैं अपन। अब देखते हैं कुछ कंपनीज का शेयर का प्राइस। जैसे ये देखो डी मार्ट, डी मार्ट का शेयर का प्राइस देखते हैं। ऐड में आ गया, हट गया। कितने रुपए का है एक शेयर? 5,000 के आसपास समझो। 5,000 रुपए का एक शेयर है। आप बोले आप कितना पढ़े नियम? यहाँ पे क्या हो रहा है फिर? ज्यादा रुपए ले, ज्यादा रुपया ये अपने शेयर को ज्यादा प्राइस में बेच रहा है। कर सकता है ऐसे? नियम क्या है? 10 रुपया भाई, ये तो फिर गलत हो रहा है। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है। देखो क्या होता है, कंपनी जो है उसको अपना फेस वैल्यू तो 10 ही रुपया रखेगा, लेकिन उसके ऊपर भी वो कितने में भी रुपए में अपना शेयर को
बेच सकता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या बन जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे 5,000 का शेयर है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना शो करेगा, 4,990, और कैपिटल में कितना शो करेगा, 10 रुपया। समझ में आ रहा है, सभी को बात समझ में आ रहा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम यार कंपनी बोल रहा है कि मैं इतना जबरदस्त कंपनी हूं, आप मेरे कंपनी में पैसे लगाओ, आपका पैसा 1 साल में डबल, इसीलिए लोग पैसे देने को तैयार है, इसीलिए 10 रुपए से भी ज्यादा पैसा देने को तैयार है। परमिशन तो सिर्फ 10 का है, उसको वैल्यू, उस फेस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर इशू प्राइस में आप इशू कर सकते हो। इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आप देख रहे हो 5,000 रुपया, इंडिया में एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइस, शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा है, कितना है इमेजिन, कुछ करना है क्या थोड़ा बहुत, 2-3 लाख रुपया एक शेयर का दाम, एक शेयर का दाम है, एक शेयर का दाम 1,40,000 रुपया, सिर्फ एक शेयर। एमआरएफ क्या बनाता है, गाड़ी आ जाएगा एक शेयर में, ठीक है, एक शेयर में गाड़ी आ जाएगा, इतना उसका एक शेयर का दाम। समझ आ रहा है। तो डीमार्ट का कितना था, 5,000, इसका कितना है, 1,40,000। तो 10 रुपया एक कहाँ डालेगा, शेयर कैपिटल में, बाकी पैसा कहाँ डालेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ आ रहा है। एमआरएफ इंडिया की कंपनी की बाहर की कंपनी है, एमआरएफ इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनी, इंडिया की है, इंडिया। क्या है फुल फॉर्म क्या है, एमआरएफ का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है, इंडियन कंपनी है मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है, टायर बनाता है। इसका फ्रॉड, फ्रॉड नहीं, देखिए शेयर का प्राइस कौन बढ़ा रहा है, आप मुझे बताओ, आईफोन का प्राइस ज्यादा है या नहीं है, आईफोन अगर 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है, S25 26 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है, तो ओप्पो और वीवो या बाकी जो फोन्स है वो तो 20,000 में ही मिल रहा है। तो इनका प्राइस फ्रॉड से बढ़ रहा है कि आपके कारण बढ़ रहा है, आप लोग पैसा देने को तैयार है तो वो लोग बढ़ा रहे हैं भाई। ऐसे ही ये लोग, ये जो कंपनीज है, ये लोग लोगों को ये प्रॉमिस दे रहे हैं कि भैया आप हमारे कंपनी में पैसा डालो, हम आपका पैसे को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देंगे। अगर आप, एमआरएफ, का प्राइस जो था, एमआरएफ का आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले कुछ 24-25 हजार रुपया था एमआरएफ का शेयर का प्राइस, आज कितना हो गया, 1,30,000 के आसपास। तो सोचो उस टाइम पे अगर आप 100 शेयर खरीद लिए रहते, आज आप करोड़पति बन गए रहते। बात समझ में आ रहा है। सन 2000 में अगर आप 2000 का प्राइस देखोगे, एमआरएफ का 2000 का प्राइस देखते हैं, शेयर प्राइस ऑन है ऑन 2000, आया क्या, ये लो, कितने का था ये, 2,500 रुपए का था, आज कितने का है। उस टाइम पे अगर आप 10 शेयर भी खरीद लिए रहते, नहीं आप मतलब आपके घर वाले है ना, मैं तो हो भी गया था फिर भी नहीं खरीद पाया है ना। तो समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। आप ऐसे आज भी ये समझो 1,40,000 का है, 10 साल बाद तो 2 लाख बन जाएगा भाई। इंटरेस्ट नहीं मिलता सर, शेयर होल्डर हो तो आपका बस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आप उसके बाद 10 साल बाद उसको 2 लाख में बेच के जा सकते हो घर, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर हो आप, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ रहा है। यस सर, आप पढ़े हो ना भाई मेरे भाई पिछले साल, ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। ओन फंड्स है, मालिक है, मालिक को आप ब्याज दोगे, खराब बात। समझ में आ रहा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, ठीक है, पार्टनरशिप में होगा। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सबसे महंगा शेयर क्या है भारत देश का? एमआरएफ। वर्ल्ड का तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। एनवीडिया हो सकता है, एनवीडिया हो सकता है, उसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप जो है वो ज्यादा है। मार्केट, ये सब चीजें, ये सारे टर्म्स, शेयर्स का सारे टर्म्स अपन पढ़ेंगे ओवर द पूरे अपने सिलेबस में, ये सारे चीज अपन बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इनको स्टडी करो अपने एंड से, है ना, तो अच्छा रहेगा, आप लोग लिंक कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं आपको टास्क दूंगा, ये इसके बारे में पढ़ के आओ, उसके बारे में पढ़ के आओ, तो अपन यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये क्लियर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियर हो गया। चलो, अब अपन चलते हैं, तो हमारा दो चीजें क्लियर हो गया भाई, बैलेंस शीट में दो चीजें क्लियर हो गया। क्या है? पहला आपका शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिए, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फिर क्या है अगला? शेयर वारंट्स। ये क्या होता है? देखो, शेयर वारंट्स क्या होता है? जब कंपनी इशू करता है, एडवर्टाइज करता है कि मैं शेयर बेचना चाहता हूं, और जो शेयर होल्डर है वो लोग क्या करते हैं? पैसे लाकर देते हैं, तो बदले में जो रसीद देता है, कंपनी एक रसीद देता है, उसी को बोलते हैं शेयर वारंट। कि भैया अभी आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, अभी आप ये वारंट्स रखो, उसके बाद कुछ समय बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट हम दे देंगे। वारंट एक रिसिप्ट जैसा चीज है, समझो आप, ठीक है, बात समझ आ रहा है? दैट इज शेयर वारंट्स। फिर अगला क्या है? शेयर एप्लीकेशन, इसका कोई और नोट वोट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या है? सांपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी मतलब जो सब्सक्रिप्शन का पैसा शेयर होल्डर लाकर देता है, ठीक है, और उस बीच मान के चलो कंपनी ने पैसे मंगाया कब? 25 तारीख को, और ये पूरा प्रोसेस होते होते क्या आ गया? 31 मार्च। 31 मार्च कोई इंपॉर्टेंट डेट है या ऐसे ही आम डेट है? इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे, अगर इस दौरान में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है शेयर इशू का, तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर का पूरा क्लोजिंग का काम होता है, उसके बाद उसको शेयर्स इशू किया जाता है। तो उस पीरियड तक का जितना पैसा उसने दे दिया, उसको अभी अपन इसमें सांपा में डाल के रखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर कैसे इशू होता है? 3 स्टेप है। पहला, कंपनी इशू करता है, एडवर्टाइज करता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं, और फिर कंपनी उसको अलॉट करता है और शेयर सर्टिफिकेट दे देता है। तो अलॉटमेंट बचा है, 2 स्टेप हो गया, कंपनी ने मार्केटिंग कर दिया और लोग लाके पैसा दे दिए, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो पाया। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक वो पैसा यहाँ पे रहेगा। अलॉटमेंट हो जाने के बाद क्या होगा बताओ? ये पैसा उठ के कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट होने के बाद ये पैसा इधर चला जाएगा। ये रे बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये 4 चीजें हो गए। फिर क्या है उसके बाद? नॉन करंट लायबिलिटी भाई। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर 5 चीजें है। इसके अंदर कितने हैं? 5 चीजें। क्या क्या है इसके अंदर? क्या हुआ अनुज, कोई डाउट है? हो गया ना? ठीक है, इधर ध्यान दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 5 चीजें आएंगे। क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब ऐसे उधार जो कि आप 1 साल के बाद पे करोगे, ठीक है, ऐसे लोन्स जो कि आप 1 साल के बाद पे करोगे। तो सारे टर्म लोन्स आ जाएंगे, बैंक के लोन्स आ जाएंगे यहाँ पे, बैंक के लोन्स। फिर डिबेंचर भी आ जाएगा। डिबेंचर जानते हो क्या होता है? व्हाट इज डिबेंचर? कोई समझाएगा? कौन समझाएगा डिबेंचर? और थोड़ा कुछ स्पेसिफिक डिटेल में अगर समझा पाओगे तो। ठीक बोल रहे हो? आए, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, और कुछ रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, एग्जांपल से समझा देता हूँ डिबेंचर क्या होता है। मान के चलो कंपनी को चाहिए, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपया। ध्यान दो इधर, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपया। कंपनी सीधा सीधा किसके पास जा सकता है? बैंक के पास जा सकता है, बोलेगा भैया बैंक मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, और मैं तुमको हर महीने ब्याज दूंगा, और साथ साथ तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दूंगा, जिसको अपन ईएमआई बोलते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बैंक यदि मना कर देगा तो लोग, ये जो कंपनी किसके पास जा सकता है?
लोगों के पास जा सकता है और बोलेगा 10,000 लोग के पास, सॉरी 1 लाख लोग के पास जाएगा, बोलेगा सब लोग मेरे को 10-10 रुपए दे दो। या फिर बोलेगा कि भैया 10,000 लोग से 100-100 रुपए ले लेगा, 10,000 लोगों से 100-100 रुपए लेगा, टोटल चाहिए कितना था 10 लाख, तो 10,000 लोगों से 100-100 रुपया ले लेगा और बोलेगा बदले में तुम ये डिबेंचर सर्टिफिकेट रख लो, तुमको हर साल हम ब्याज दे देंगे और 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको आपका पैसा भी रिटर्न कर देंगे। उसके बदले में कुछ नहीं लेंगे, क्या लेंगे? नहीं, गिरवी में कुछ नहीं रख पाएंगे यहाँ पे। इतने सारे 10,000 लोग को क्या गिरवी में दे दोगे आप? क्या दे दोगे गिरवी में 10,000? यस करेक्ट, आप बिल्कुल आप उस चीज को याद कर पा रहे हो कि डिबेंचर ट्रस्टी है ना। डिबेंचर इतने सारे लोग को बेवकूफ बना के कंपनी जो है पैसा लूट सकता है, लेकिन कंपनी क्या करता है, एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाता है जो कि इन सभी लोगों के देखभाल करता है, ठीक है, और उसके पास कंपनी के एसेट जो है वो एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है, ठीक है। तो डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ये है। डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में बेसिक फर्क क्या होता है बताओगे? शेयर होल्डर मतलब ओनर और डिबेंचर होल्डर मतलब लेंडर। शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? करता है। ये करेगा क्या? ये नहीं करेगा। तो ये लोन है, कंपनी का एक तरीके का लोन है, इसीलिए इसको कहां पे शो करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें पढ़े, क्या क्या? 5 चीजें हैं, दो चीजें पढ़े, क्या पहला क्या पढ़े? लोन्स, बैंक लोन्स, और दूसरा डिबेंचर, और तीसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी बिल्कुल डिबेंचर जैसा ही होता है। बहुत सारे लोगों को जब आप बॉन्ड सर्टिफिकेट दे के पैसा लेते हो उसको बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई नया चीज नहीं। कितना चीज हो गया? 5 चीज में 3 चीज पढ़ लिए। पहला क्या? पहला क्या? लोन, दूसरा डिबेंचर, तीसरा बॉन्ड्स, ठीक। और क्या है इसमें? और एक आता है पब्लिक डिपॉजिट, जो सहारा वाला केस मैंने बताया, पब्लिक डिपॉजिट, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। और लास्टली अदर लोन्स एंड एडवांस, इसके अलावा बाहर किसी भी व्यक्ति से जो भी लोन लिए वो भी यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। बोरोइंग मतलब आप समझो प्लीज, बोरोइंग मतलब जो भी पैसा आप लिए हो लौटा दोगे बाद में बोल के, तो सब यहाँ पे आ जाएगा, जो भी पैसा आप लिए हो। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमको पढ़ना नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या है? पहला है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कैसे? लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद ऐसे क्रेडिटर्स है जिनको मेरे को पैसा कब देना है? 1 साल के बाद। और ये ऐसे क्रेडिटर्स है जिनको मेरे को पैसा कब देना है? 1 साल के बाद। इसके अलावा यहाँ पे और एक है अदर प्रीमियम करके, या डिबेंचर प्रीमियम, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, गारंटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रहा है? करंट लायबिलिटी में देखो, करंट लायबिलिटी में क्या होगा इसका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो जाएगा? जो पैसे आपने उधारी लिया जिसको 1 साल के अंदर आपको पे करना है, ठीक है। ट्रेड पेबल तो क्लियर है ही है। अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर ये सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा चीज नहीं है, इसके अंदर है, इसको अपन कल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अंदर 6-7 पॉइंट्स है, उसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब में कुछ नहीं। तो हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया, कल एसेट्स भी हो जाएगा, कल अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कल हमारा पूरा मतलब एक पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, और एक क्लास लगेगा जिसमें अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज, आप लोग क्या करोगे, घर जाके एक बार इसको रिवाइज करोगे, लेक्चर देख लेना, और कल जब प्रैक्टिस क्लास में आओगे जो भी नोट्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ शेयर कैपिटल रिजर्व, वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास में आप करोगे, ठीक है। कल, कल या घर में करना चाहते हो घर में भी कर सकते हो, यही सब चीजें जो अपन पढ़े, ठीक है। चलो यहाँ पे रोकते हैं क्लास, ठीक है। समझ में आया ना भाई? प्लीज एक बार लेक्चर देख लेना, थ्योरी है तो देखोगे समझ में आएगा, ठीक है।